हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई 4.0 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमने पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत आज हम आप सभी लोगों के लिए राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, जो प्रजातंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? और इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हैं। सबसे पॉपुलर डेफिनेशन लोकतंत्र की है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन की। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑग, रेन, मिल या फाइनर का? पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। जेएस मिल ने कहा है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। जीएस मिल के निर्वाचन के संबंध में जो कुछ इंपॉर्टेंट विचार हैं उन पर नजर डालते हैं। तो मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव को स्वीकार नहीं किया और महिला मताधिकार की वकालत की। दूसरा पॉइंट है, मिल के अनुसार मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। मिल और तीसरा पॉइंट है, मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया तथा खुले मतदान को उचित ठहराया। मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनीय संसद उपयोगी होती है। बेंथम का जो स्टेटमेंट है उसको भी ध्यान रखना है। बेंथम कहते हैं एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है और प्रश्न है किसने कहा है? प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ब्राइस, डाइसी, सीले या बेनी प्रसाद? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। सीले के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है और यह स्टेटमेंट सीले का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ऑप्शन ए ब्राइस, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी लिंकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा है ये आपको बताना है और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, सीले। अब यहां पर बात करते हैं ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र के बारे में क्या कहा गया है। तो लोक ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों के हाथ में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। वही डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं लोकतंत्र जीने का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है अति समानता। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या जेएस मिल? पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर होगा यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु का स्टेटमेंट है। अरस्तु कहते हैं यदि अति समानता से प्रजातंत्र नष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से वह नष्ट हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम गेटेल की बात करें तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। वहीं जेएस मिल के कथनों पर अगर हम विचार करें तो लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक है। वही लाबेल क्या कहते हैं लोकतंत्र के बारे में? लाबेल कहते हैं अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और सूची एक को सूची समूह का मिलान सूची दो से कीजिए और दिए गए कूट से फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी और डी नहीं शो हो रहे हैं, तो उनको ध्यान से सुनना, वो अगले पेज पर है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र अरस्तु, पीपुल्स लोकतंत्र जॉन लॉक और बहुल लोकतंत्र रॉबर्ट ए डहल और शास्त्रीय लोकतंत्र लेनिन। अब इसमें आपको मिलाना है, तो आप सभी को बता दें सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट डहल, यानी इसके सामने आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3, और पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन अर्थात इसके सामने आपका आएगा 4, और सी जो है बहुल लोकतंत्र उसके सामने आएगा अरस्तु अर्थात 1, और अब आपके पास एक बचा शास्त्रीय लोकतंत्र, तो उसके सामने जॉन लॉक आएगा अर्थात 2। तो आपके राइट आंसर इस प्रश्न में बनेंगे 3 4 1 2। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उपरोक्त प्रश्न के अनुसार राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है? सामान्य इच्छा सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, संविधानवाद या संस्थावाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज है, और जिसमें उन्होंने सरकार के तीनों अंगों में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। किसमें निवास करती है? जनता में, राजनीतिज्ञों में, लोकसेवकों में, नौकरशाहों में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। गार्नर के विचारों को अगर देखें तो गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें हैं, क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिकता व उच्च चरित्र। मिल के अनुसार लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं क्रमशः उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता एवं कर्तव्य निर्वहन की भावना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर ये सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी। आप सभी लोग वहां से जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सम्मुख है और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ऑप्शन सी प्रेस स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इजीली कर पाएंगे ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया है अभिलक्षण नहीं है, तो न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, ये लोकतंत्र का एक अभिलक्षण नहीं, बाकी ये सारे लोकतंत्र के अभिलक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में, अभिजात तंत्र में। इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकतंत्र में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, किस तरीके से सुनिश्चित होता है ये बताना है। राजनीतिक दल, न्यायालय और संविधान। विधानपालिका, राजनीतिक दल, न्यायालय। राजनीतिक दल, विधानपालिका, संविधान। विधानपालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान के द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? गार्नर, बिलोबी, अरस्तु और गेटेल। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और यहां पर आप सभी लोगों के लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गेटेल का ये स्टेटमेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? या गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, या सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, ऑप्शन सी या शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, ऑप्शन डी या बहुमत की राय पर निर्भर रहता है।
तो बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा, और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, या सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और वो है आप सभी के सामने। प्रश्न है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी अधिनायकवाद, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी वर्गतंत्र। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग इसे मार्क डाउन कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय और द्विदलीय। और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, टीजीटी की परीक्षाओं में कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट आंसर यहां पर क्या बनने वाला है? और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, द्विदलीय व्यवस्था। अब यहां पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो बेजहाट के अनुसार दलगत शासन उत्तरदायी शासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक तथा उदार उत्तरदायी शासन के अभिन्न अंग एवं वर्तमान राजनीति की प्रेरक शक्ति है। राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातंत्रीय शासन जो है वो निष्प्राण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है? लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। यह बात आप सभी को नोट डाउन करके रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? ऑप्शन ए जनमत संग्रह, ऑप्शन बी उपक्रम, ऑप्शन सी दबाव समूह, और ऑप्शन डी लैंड्स जिमिंडे। और राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह अर्थात प्रेशर ग्रुप जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? जनमत संग्रह, वापस बुलाना, संघात्मक संरचना, या जनमत जो है संग्रह। यहां जनमत संग्रह दो बार हो गया। फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संघात्मक संरचना जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। फ्रांस जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है ये आपको यहां पर बताना है। एक दलीय प्रभुत्व, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या दल विहीन व्यवस्था। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, लोकतंत्र में किसका कार्य हित स्पंदन है? गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह, या न्यायपालिका। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। इन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, और इनके बारे में आगे डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा गया है या कहा जाता है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र। और राइट आंसर यहां पर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव समूहों को अदृश्य साम्राज्य की संज्ञा आधुनिक लोकतंत्र में दी गई है। आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य समाज दबाव समूहों को कहा जाता है। डीडी मेकिन दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहता है। दबाव समूह एक प्रकार के अनौपचारिक संगठन है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड यहां पर मेंशन कर रहे हैं, वो आप सभी लोग ध्यान से सुनना। आमंड, कोकबीज, सेक्कन, हेवोल्ट दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करने वाले विचारक कौन कौन से हैं? आमंड, कोकबीज, सेक्कन और हेवोल्ट। वहीं एलन बॉल दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा देते हैं। फाइनर दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं, तथा दबाव समूहों को तृतीय सदन भी कहते हैं। और यहां से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कौन कहता है? तो फाइनर कहते हैं। तृतीय सदन कौन कहता है? फाइनर कहते हैं। वहीं सेलिन, रिचर्ड, लेम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहते हैं, और एलन पाटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दोस्तों आप सभी के सामने है, और प्रश्न है,
इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वह चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो ये सारे काम जो है राजनीतिक दल करते हैं, बल्कि ये वह गुप्त रूप से जनता की सेवा नहीं करते, वो जो कुछ भी करते हैं वो सार्वजनिक रूप से करते हैं, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता दें, क्लियर कर देते हैं जो संबंधित है। प्रोफेसर मेरियम के अनुसार राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोकनीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है। वहीं हूवर के अनुसार प्रजातंत्री यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल की भांति है। जोसेफ लाम लापालोम्बारा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स विद इन नेशंस में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम नेताओं की भर्ती और समाजीकरण, राजनीतिक पहचान व मतों को संरचनात्मक रूप देना, सरकार बनाना तथा संगठन, सौदेबाजी व एकीकरण करना है। वहीं रॉबर्ट सी बोन ने राजनीतिक दलों के कार्यों में संगठन, मांगों के व्यवस्थित संशोधन, सत्ता का वैधीकरण, नीति का निर्धारण, शासन, उत्तरदायित्व और आधुनिकीकरण के कार्यों को प्रमुख माना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। बी नंबर कहता है राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सी है जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका होती है। डी राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। अब इसमें से आपको चुनना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट यहां पर सही है, ये सारे पॉइंट ही ये राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं और इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उपर्युक्त स्टेटमेंट सभी जो है वो सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किसमें विभाजित किया जा सकता है? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जनमत निर्माण के साधन है प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन और शेयर बाजार। तो दोस्तों यहां पर आप शेयर बाजार जो है वो जनमत निर्माण का साधन नहीं है। इस प्रकार का, खा और गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और राइट ऑप्शन नंबर सी के तीनों विकल्प का, खा एवं गा है और इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। अब यहां पर दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र पूछा गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह ब्रिटेन में है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है और ब्रिटेन की संसद में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड स्थायी और उच्च सदन है। इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा करता है। इस सदन के 90% सदस्य वंशानुगत होते हैं। राजा औपचारिक प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति क्राउन में निहित होती है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी संसद सर्वोच्च है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली गई है, लेकिन भारत में संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक गणतंत्र अर्थात भारत में औपचारिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहां पाई जाती है, यानी कहां पर पाई जाती है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, स्पष्ट लोकतंत्र के है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहे या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहे, सारे का राइट आंसर एक ही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, बिना देखे बिना सोचे टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक या उपरोक्त सभी। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जनमत संग्रह, पहल या आरंभक, प्लेबिसाइट अर्थात अंतिम जनमत संग्रह और वापस बुलाना अर्थात रिकॉलिंग, ये सारे जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए
नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक तरफ देश के नाम, दूसरी तरफ उनमें प्रचलित शासन व्यवस्था को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें, प्रश्न काल के समय स्थितियां और थी, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि भारत में जनतंत्र है, तो ए में दूसरा, और ए में दूसरा अगर देखा जाए तो सी और डी दोनों में आ रहा है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। नेपाल में वर्ष 1990 तक राजतंत्र था, और इसमें राजतंत्र कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये सारे पॉइंट यहां पर गलत हो जाते हैं, और इस प्रकार से इस प्रश्न को क्विट करते हैं, मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। कौन सा कथन इसमें गलत है वो छांटना है। या विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, यह भी सही है। या योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है, या विवादों के समाधान की ही एक प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। और इसमें सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, और वही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो टेरी के अनुसार दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय देना है। हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय लेने संबंधी विचार दिए हैं। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। वहीं हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी अपने इस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी जो योगदान था उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? प्रत्यावाहन, परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह या उपक्रम? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे प्रत्यावाहन कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्रमशः जनमत संग्रह, प्रत्यावाहन, परिप्रेक्षा एवं उपक्रम है। इसमें यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं लगता है तो नागरिक उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और यह प्रक्रिया प्रत्यावाहन या रिकॉल कहलाती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में किसी भी कानून के निर्माण के लिए जनमत संग्रह की मदद ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह किसने कहा है? ब्लंटसली, गार्नर, लेकी या न्यायाधीश सटूरी? तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह स्टेटमेंट जो है वो गार्नर महोदय का है। वहीं लॉर्ड एक्टन ने दूसरे सदन को जो कहा है, तो लॉर्ड एक्टन ने दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। वहीं ब्लंटसली ने कहा है कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय सदन को कहीं ना कहीं सभी विचारकों की तरफ से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है। अब यहां पर आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए तथा आर इस दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बनेगा। तो दोस्तों ये था राजनीति विज्ञान के विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसके अंतर्गत हमने प्रजातंत्र के पार्ट 2 से संबंधित लगभग 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद एक्सप्लेनेशन, जो आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4.0, DSSS तथा अन्य संबंधित शिक्षक भर्तियों में हेल्पफुल साबित होंगे। और उम्मीद करते हैं कि यह प्रैक्टिस सीरीज आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है। अगर वीडियो यह अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल से जितने भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। अगली वीडियो में हम जो है वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात मार्क्सवाद से संबंधित
सारे पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। पूरी घटना चक्र बुक जो है वो कंप्लीट कराई जा रही है, टॉपिक बाय टॉपिक। आप सभी लोग अवश्य जुड़े। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।